प्रिय विद्यार्थियों, श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं लखनलाल मीना, विषय अध्यापक सामाजिक विज्ञान, कक्षा 10th का लेसन 1 स्वर्णिम भारत का आपको अध्ययन कराने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिए, पिछले वीडियो में हमने जहाँ छोड़ा था उसी से आगे धम्म यात्रा। तो सबसे पहले आप धम्म यात्रा के बारे में समझिए। धम्म यात्रा क्या है, धम्म यात्रा के बारे में आप क्या जानते हो, ये क्वेश्चन आपसे पुटअप भी किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। तो आप सभी को इस चीज़ का ध्यान देना है। धम्म यात्रा का अर्थ समझिए। सबसे पहले अशोक से पूर्व जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो विहार यात्राएं करते थे। यानी राजा अशोक से पहले जितने भी राजा महाराजा थे वो विहार यात्राएं करते थे, जिसमें राजा पशुओं का शिकार करते थे। लेकिन जब राजा अशोक बना तो अशोक ने इनके स्थान पर धम्म यात्रा का प्रावधान कर दिया, जिसमें बौद्ध स्थानों की यात्रा ब्राह्मणों तथा श्रमणों, वृद्धों को स्वर्ण दान किया जाता था। पुनः ध्यान देना है आपको इसी के ऊपर, एक बार दोबारा से आपको ध्यान देना है। आप ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन भी है और आपको इसको क्वेश्चन को नोट करना है आंसर सहित। तो आप प्रश्न को सुनिए। धम्म यात्रा से आप क्या समझते हैं? आंसर है अशोक से पूर्व विहार यात्रा की जाती थी, जिसमें राजा पशुओं का शिकार करते थे। अशोक ने उन विहार यात्राओं के स्थान पर धम्म यात्रा का प्रावधान किया, जिसमें बौद्ध स्थानों की यात्रा तथा ब्राह्मणों, श्रमणों व वृद्धों को स्वर्ण दान किया जाता था। ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक, अनुसंधान। अनुसंधान किसे कहते हैं? अशोक के काल में ही राज्य के कर्मचारियों, प्रादेशिकों, राजूकों और युक्तकों को प्रति 5वें वर्ष अपने धर्म की प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था, जिसे लेखों में अनुसंधान कहा जाता है। उन्हें ध्यान दें, अनुसंधान किसे कहा जाता है? नोट कर दिए आप। प्रश्न है अनुसंधान किसे कहा जाता है? इसका आंसर आप दोबारा से सुन लीजिए, तसल्ली पूर्वक आप इसको लिखें और याद भी करें। अशोक के काल में राज्य के जो कर्मचारी होते थे, प्रादेशिकों, राजूकों और युक्तकों को प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था, जिसे लेखों में अनुसंधान कहा गया। नेक्स्ट टॉपिक, धम्म महामात्र। कौन होते हैं ये? तो राज्याभिषेक के 14वें वर्ष, यानी राजा अशोक जब राजा बना तो उसके 14 वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। दोबारा ध्यान दें, धम्म महामात्र के बारे में आपको जानकारी करनी है। राजा अशोक 14 वर्ष तक जब अपने शासन को करते रहे तो उन्होंने 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जिनके, अब यहाँ पुनः प्रश्न नोट करें, धम्म महामात्र के मुख्य कार्य क्या थे? धम्म महामात्र के मुख्य कार्य क्या थे? ध्यान दें, जनता में धम्म का प्रसार करना, उन्हें कल्याणकारी कार्य करने तथा दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करना, कारावास से कैदियों को मुक्त कराना या उनकी सज़ा कम कराना, उनके परिवार की आर्थिक सहायता करना इनका मुख्य कार्य था। दोबारा ध्यान दे लें, धम्म महामात्र के मुख्य कार्य कौन कौन से थे? ये प्रश्न हो गया। उत्तर है जनता में धम्म का प्रसार करना, उन्हें कल्याणकारी कार्य करने तथा दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करना, कारावास में कैदियों को मुक्त कराना व उनकी सजा कम कराना तथा उनके परिवारों की आर्थिक सहायता करना इनका मुख्य कार्य होता था। नेक्स्ट टॉपिक ध्यान दीजिए, अभिलेख। अभिलेख
क्या है? राजा अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया, जिसकी प्रेरणा से उसे ईरानी राजा दारा डेरियस प्रथम से मिली थी। अब आपको यहाँ पुनः एक छोटा सा 1 नंबर का क्वेश्चन नोट करना है कि अभिलेखों की प्रेरणा राजा अशोक को कहाँ से मिली। आंसर ध्यान दीजिए, अभिलेखों की प्रेरणा राजा अशोक को ईरानी राजा दारा डेरियस प्रथम से मिली थी। ये इसका आंसर हो गया। आगे देखें, अशोक के अधिकांश अभिलेख कौन सी लिपि में लिखे हुए थे? ये प्रश्न हो गया अगला। अशोक के अधिकांश अभिलेख कौन सी लिपि में लिखे हुए थे? तो आपको आंसर देना है, अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्रह्म लिपि में लिखे हुए थे, जबकि पश्चिमोत्तर भारत मंसेरा साहिबाजगढ़ी से प्राप्त उसके अभिलेख खरोष्ठी लिपि में हैं। यानी अधिकांश अभिलेख उसके ब्रह्म लिपि में लिखे हुए हैं, परंतु पश्चिमोत्तर भारत में खरोष्ठी लिपि में भी उनके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। आंसर में आपको घबराना नहीं है, आपको जो है सबसे पहले प्रश्न को समझना है। अगर वो आपसे ये प्रश्न पूछे कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे हुए थे, तो आपको आंसर देना है अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्रह्म लिपि में लिखे हुए थे, ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे। लेकिन इसमें साथ में आप ये भी जोड़ सकते हैं, पश्चिमोत्तर भारत कोष्ठक में आप उसको जो है मंसेरा साहिबाजगढ़ी से प्राप्त उसके अभिलेख खरोष्ठी लिपि में भी प्राप्त हुए। इसी टॉपिक में आप आगे ध्यान दें, टोपरा से दिल्ली लाए गए स्तंभ पर 7 लेख एक साथ उत्कीर्ण हैं। दूसरे व तीसरे अभिलेख में यवन नरेश एंटियोकस द्वितीय का उल्लेख है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता किसे प्राप्त हुई? ये नेक्स्ट प्रश्न को नोट करिए आप। दोबारा मैं प्रश्न बोल रहा हूँ, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता किसे मिली? आंसर नोट करें, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई। आंसर नोट कर लिया। इससे आगे देखो, ताम्रपर्णी किसे कहा जाता है? ताम्रपर्णी किस देश को पुकारा जाता है? तो आपको ध्यान देना, श्रीलंका को। क्यों कहा जाता है? ताम्रपर्णी सोने से बनी हुई है तो उसका नाम ताम्रपर्णी भी मिलता है। श्रीलंका के राजा ताम्रपर्णी, श्रीलंका के राजा तिस्स ने अशोक से प्रभावित होकर के देवनामपिय की उपाधि धारण की। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि राजा अशोक को किन किन नामों से पुकारा जाता था, तो मैंने आपको उसका आंसर भी नोट कराया था। आप ध्यान दें, अशोक को देवनामपिय और देवनामपिय दस्सी के नाम से पुकारा जाता था। दूसरे राज्याभिषेक के अवसर पर उसने अशोक को आमंत्रित भी किया। अशोक का पुत्र जो महेंद्र बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर वहां पहुंचा था। यहाँ से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पदार्पण माना जाता है। यानी श्रीलंका में बौद्ध धर्म की शुरुआत कब से हुई है? तो अशोक का जो पुत्र है महेंद्र बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर श्रीलंका पहुंचा था और तभी से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पदार्पण माना जाता है। 40 वर्ष शासन करने के बाद 332 ईस्वी पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। ध्यान दीजिए, 40 वर्ष शासन करने के बाद 232 ईस्वी पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। आगे इसी टॉपिक में फिर आपको समझना है कि साहब अशोक के उत्तराधिकारी और मौर्य साम्राज्य का पतन किस प्रकार हुआ था, अशोक ने का उत्तराधिकारी कौन बना, कब तक उसने शासन किया, पतन का क्या कारण बना। तो आप पुनः ध्यान दीजिए, अशोक के बाद अगले 50 वर्ष तक उसके कमज़ोर उत्तराधिकारियों का शासन रहा। यानी राजा अशोक के शासन के बाद ऐसा कोई अच्छा या कुशल नेतृत्व करने वाला राजा
उस शासन को नहीं मिला, यानी कमज़ोर उत्तराधिकारियों का शासन रहा। अशोक के बाद कुणाल राजा बना, जिसे दिव्यावदान में धर्म विवर्धन कहा गया था। राजतरंगिणी के अनुसार, मैंने पिछले वीडियो में आपको राजतरंगिणी के लेखक कौन थे ये क्वेश्चन याद दिलवाया था। दोबारा ये टॉपिक अगर यहाँ पर आया है तो मैं आपको पुनः याद दिला देता हूँ। क्वेश्चन हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन थे, तो आपको आंसर ध्यान रखना है। पहले मैंने नोट करा दिया, लेकिन पुनः आपको याद दिला देता हूँ। कल्याण राजतरंगिणी के लेखक थे। तो राजतरंगिणी के अनुसार उस समय जलोक कश्मीर का शासक था। तारानाथ के अनुसार अशोक का पुत्र वीरसेन गांधार का स्वतंत्र शासक बन गया था। कुणाल के अंधा होने के कारण मगध का प्रशासन उसके पुत्र संप्रेति के हाथ में आ गया था। कुणाल के पुत्र दशरथ ने भी मगध पर शासन किया था। उसने नागार्जुनी गुफाओं आजीविकाओं को दान में दे दी थी। बृहदत्त कौन था? बृहदत्त। अब आपको यहाँ प्रश्न नोट करना है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो आपको उत्तर याद रखना है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा बृहद्रथ था। ठीक है, दोबारा सुन लें। बृहदत्त अंतिम मौर्य सम्राट था। उसके ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी और मगध पर अपना शासन करके शुंग वंश की स्थापना की। दोबारा ध्यान दें, आपको यहाँ 2 प्रश्नों पर गौर करना है, और 2 प्रश्न वो कौन से आते हैं बेटा? तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था। इसका आंसर है मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा बृहद्रथ था। मौर्य साम्राज्य के दूसरा क्वेश्चन नोट कर लें, मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा की हत्या किसने की और किस वंश की स्थापना की? तो आपको ध्यान देना है, मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहदत्त की हत्या उसी के एक मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके मगध पर शुंग वंश की स्थापना की। तो यहाँ तक तो रहा साहब आपका ये पूरा मौर्य साम्राज्य। अब मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में आप ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें। मौर्य काल में भारत में पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। सत्ता का केंद्रीकरण राजा में होते हुए भी वह निरंकुश नहीं होता था। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग निर्दिष्ट किए। ध्यान देना, कौटिल्य के अनुसार, प्रश्न है ये, कौटिल्य के अनुसार राज्य के प्रमुख 7 अंग कौन कौन से थे? तो आपको आंसर नोट करना है, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। ये 7 अंग निर्दिष्ट हुए कौटिल्य के अनुसार। राजा द्वारा मुख्यमंत्री में पुरोहित की नियुक्ति उनके चरित्र की भली भांति जांच करने के बाद ही करते थे। इस क्रिया को उपधा परीक्षण कहा जाता है। आपको एक छोटा सा क्वेश्चन है, दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, और बोर्ड में 1-1 नंबर वाले प्रश्नों में छोटा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाता है, हालांकि बोर्ड की परीक्षा में आज तक ये उपधा का क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन फिर भी आपको सजगता ध्यान दिलाते हुए आपको इस क्वेश्चन को नोट करवाया जा रहा है। ध्यान देना, उपधा परीक्षण किसे कहा जाता था? ये प्रश्न हो गया, आंसर नोट करिए। राजा द्वारा मुख्यमंत्री व पुरोहितों की नियुक्ति उनके चरित्र की भली भांति जांच करने के बाद ही की जाती थी। इसी क्रिया को उपधा परीक्षण कहा जाता था। ये लोग क्या करते थे? ये लोग मंत्रिमंडल के अंतरंग सदस्य थे। मंत्रिमंडल के अतिरिक्त परिषा मंत्रण भी होता था, जो एक तरह से मंत्रिपरिषद था। अर्थात जिस प्रकार से हमारे कैबिनेट के और राज्य मंत्री और उप मंत्री आपस में एक परिचर्चा करते हैं किसी बिंदु को लेकर के, तो उसी प्रकार से ये लोग करते थे। आगे ध्यान दें आप, केंद्रीय प्रशासन। अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख मिलता है। तो
तो यहाँ पर ये कई बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में ये क्वेश्चन आ चुका है और आपको इसको नोट करना है। मैं साथ के साथ आपको, प्रिय विद्यार्थी, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, मैं पाठ पढ़ाते समय आप सभी को प्रश्न और आंसर जो पाठ के मध्य में बनने वाले हैं, मैं समस्त प्रश्नों का और समस्त प्रश्नों का के बनने वाले आंसरों का आपको साथ के साथ उल्लेख करवा रहा हूं, ताकि आप नोट्स तैयार कर सकें और पुनः उनका रिवीजन कर सकें। ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थ किसे कहा गया था? तीर्थ, प्रश्न है, तीर्थ किसे कहा गया था? उत्तर है, अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख है जिन्हें तीर्थ कहा गया है। तीर्थ के अध्यक्ष को महामात्र कहा गया है। तो आपको पुनः दोबारा से ध्यान देना, तीर्थ किसे कहा गया? अर्थशास्त्र में 18 विभागों का एक उल्लेख मिलता है जिन्हें तीर्थ कहा गया है, और तीर्थ के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? महामात्र कहा जाता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ कौन कौन से थे? ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज। मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, समाहर्ता का मुख्य कार्य क्या था? ध्यान दीजिए, प्रश्न है, समाहर्ता का मुख्य कार्य क्या था? तो समाहर्ता का मुख्य कार्य आप उत्तर में नोट करिए। इसका मुख्य कार्य राजस्व एकत्र करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना और वार्षिक बजट तैयार करना। 3 मुख्य कार्य थे समाहर्ता के। 3 मुख्य कार्य थे। नंबर 1 राजस्व एकत्रित करना, नंबर 2 आय व्यय का ब्यौरा रखना, नंबर 3 वार्षिक बजट तैयार करना। इस प्रकार ये 3 मुख्य कार्यों को समाहर्ता करता था। सन्निधाता, जिसे कोषाध्यक्ष भी कहा जाता है, साम्राज्य के विभिन्न भागों में कोष गृह और अन्नागृह बनवाना। अर्थशास्त्र में 26 विभागाध्यक्षों का उल्लेख मिलता है, जैसे कोषाध्यक्ष, शीताध्यक्ष कृषि, पण्याध्यक्ष व्यापार, सूत्राध्यक्ष कताई और बुनाई, लोनाध्यक्ष गुचड़खाना, विविताध्यक्ष चारागाह, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा जारी करना, मुद्राध्यक्ष पोत वाद्ययक्ष वंदना गाराध्यक्ष और आठविक वन विभाग का प्रमुख इत्यादि विभागों का उल्लेख मिलता है। युक्त एवं उपयुक्त महामात्य तथा अध्यक्षों के नियंत्रण में निम्न स्तर के कर्मचारी भी होते थे। नेक्स्ट टॉपिक पे ध्यान दीजिए, प्रांतीय प्रशासन। अशोक के समय मगध साम्राज्य के 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। ये बड़ा मोस्ट क्वेश्चन है ये, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। आप इस क्वेश्चन को नोट करें और 101% आपको इस प्रश्न को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये प्रश्न कई तरीके से आपको बीच में से घुमा करके पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान दें, अशोक के प्रमुख राजा अशोक ने मगध को कितने प्रांतों में विभाजित कर रखा था? या ऑब्लिक लगा करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मगध के समय में अशोक ने अपने साम्राज्य को कितने प्रांतों में उल्लेख मिलता है? तो आपको ध्यान देना है, अशोक के समय मगध साम्राज्य के 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है, जिसमें नंबर पहला है उत्तरापथ, जिसे तक्षशिला कहा जाता था, अवंती राष्ट्र, जिसे उज्जैनी कहा जाता था, कलिंग, जिसे तोसली कहा जाता था, और दक्षिणापथ स्वर्णगिरी के नाम से, और मध्य देश पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। अब आपको वो घुमाने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में क्वेश्चन बनाते समय वो आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तरापथ को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो आपको ध्यान देना, उत्तरापथ को तक्षशिला, अवंती राष्ट्र को उज्जैनी, कलिंग को तोसली, दक्षिणापथ को स्वर्णगिरी और मध्य देश को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार अशोक के समय में ये 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। प्रांतों का शासन राजवंशीय, कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। प्रांत विषयों में
विभक्त थे, जो विषयपतियों के अधीन होते थे। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक होता था, जो समाहर्ता का के अधीन था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, इसको नोट कर लें आप, प्रश्न है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का ध्यान दीजिए, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया गोप था, जो 10 गांवों का शासन संभालता था। समाहर्ता के अधीन प्रेदिष्ट नामक अधिकारी भी होता था, जो स्थानिक गोप व ग्राम अधिकारियों के कार्य की जांच करता था। इस प्रकार अगला टॉपिक आपका नगर शासन। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का शासन प्रबंध 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो छह भागों में 6 समितियों में विभक्त था। प्रथम समिति उद्योग शिल्पों का निरीक्षण, द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख करना, तृतीय समिति जन्म मरण का लेखा जोखा करना, चतुर्थ समिति व्यापार वाणिज्य देखना, पांचवी समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना और छठी समिति विक्रय मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूल करना। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। इस प्रकार इनकी व्यवस्था थी। इसी प्रकार उस शासन काल में सैन्य व्यवस्था कैसी थी, तो सेना के संगठन हेतु पृथक सैन्य विभाग था, जो 6 समितियों में विभक्त था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ये समितियां सेना के 5 विभागों की देखरेख करती थी। ये 5 विभाग थे: पैदल, अश्व, हाथी, रथ तथा नौसेना। सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला अधिकारी अंतपाल कहलाता था। अब आप इस प्रश्न को नोट करें, अंतपाल किसे कहा जाता था? आंसर नोट करें, सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला अधिकारी अंतपाल कहलाता था। आगे सीमांत क्षेत्रों का व्यवस्थापक भी अंतपाल होता था। मेगास्थनीज इंडिका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी तथा 800 रथों से सुसज्जित एक विराट सेना थी। न्याय व्यवस्था कैसी थी? तो सम्राट न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय थे, जहां ग्रामणी और ग्राम वृद्ध अपना निर्णय देते थे। इसके ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय था। ग्राम संघ और राजा के न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालय 2 प्रकार के थे। धर्मस्थीय, अब आपको यह प्रश्न नोट करना है कि मौर्य काल में कितने प्रकार के न्यायालय थे। तो मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालय थे। पहला धर्मस्थीय और दूसरा कंटक शोधन। इसमें आपको सबसे पहले ध्यान देना है, धर्मस्थीय को समझना है। ध्यान दीजिए, पहला है धर्मस्थीय। इन न्यायालयों में निर्णय का कार्य धर्मशास्त्र में निपुण 3 धर्मस्थ या व्यवहारिक और 3 अमात्य करते थे। धर्मस्थीय एक प्रकार की दीवानी अदालत होती थी, जिसमें चोरी, डाके व लूट के मामले, जिन्हें साहस कहा गया है, भी धर्मस्थीय अदालतों में रखे जाते थे। कुवचन, मानहानि, मारपीट के मामले भी धर्मस्थलीय न्यायालय में ही लाए जाते थे, जिन्हें बाग पारुष्य या दंड पारुष्य कहा गया है। इसी प्रकार दूसरा है कंटक शोधन। ये फौजदारी अदालत थी। 3 प्रतिष्ठ तथा 3 अमात्य मिलकर राज्य तथा व्यक्ति के मध्य विवादों का निर्णय करते थे। नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र तथा जनपद न्यायाधीश को राजुक कहते हैं। अब आपको ये छोटा सा क्वेश्चन मिलेगा और क्वेश्चन को नोट करना है। राजुक किसे कहा जाता था? राजुक किसे कहा जाता था? आंसर लिखिए। नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र तथा जनपद और न्यायाधीश को
राजुक के नाम से जाना जाता था। अर्थात जो न्यायाधीश होता था उसे राजुक के नाम से जाना जाता था। चाणक्य के अनुसार कानून के 4 मुख्य अंग है: धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। इस प्रकार मौर्यकालीन समाज की व्यवस्था को ध्यान दीजिए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज, कृत, इंडिका तथा अशोक के अभिलेखों से मौर्य काल की सामाजिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। कौटिल्य ने वर्णाव्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना है। कौटिल्य ने चारों वर्णों के व्यवसाय भी निर्धारित किए हैं। चारों वर्ण को जो व्यवसाय निर्धारित किए हैं, उन वर्णों के अतिरिक्त कौटिल्य ने अन्य जातियों जैसे निषाद, पार्षद, रथकार, छटा, वेदेहक, सूत, चांडाल आदि का भी उल्लेख भी किया है। मेगस्थनीज की इंडिका, अब ये कई बार ये आपके मेगस्थनीज की इंडिका बार बार आ रहा है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिका के लेखक कौन थे, तो उसमें मेगस्थनीज। ध्यान रखना, भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 जातियों में किया गया था। नंबर 1 दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा पशुपालन, चौथा शिकारी। इसी प्रकार दोबारा ध्यान दे लें, भारतीय समाज इंडिका में ये उल्लेख मिलता है कि भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 जातियों में किया गया है, जिसमें दार्शनिक, किसान, पशुपालक व शिकारी, कारीगर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद तथा अन्य शासक वर्ग थे। मेगस्थनीज ने अपने वर्गीकरण में जाति वर्ण व्यवसाय के अंतर को भी भुला दिया था। इसी प्रकार मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति को अधिक उन्नत नहीं कहा जा सकता, फिर भी स्मृति काल की अपेक्षा वे अधिक अच्छी स्थिति में थी तथा उन्हें पुनर्विवाह व नियोग की अनुमति हुआ करती थी। इस प्रकार हमारा आज ये मौर्यकालीन पूरी शासन व्यवस्था का टॉपिक ख़त्म होता है। तो प्यारे बच्चों, ध्यान देना है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।